Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. Next आज चैप्टर जो इकोलॉजी का हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा सा चैप्टर है, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करेंगे और थोड़ी सी चीज़ें जो याद करने में आपको चार्ट के फॉर्म में लिखनी है कॉपी में, वो कॉपी में लिख के इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर छोटा है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, थोड़ा लर्निंग पार्ट क्या क्या लर्न करना है आपको उतना ही बताऊंगी और आप उतना ही याद करेंगे बस। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, चैप्टर के नाम को समझेंगे कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो हमारे अर्थ पर डाइवर्सिटी है, जितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनको कंजर्व क्यों करें। सबसे पहले आप बायोडाइवर्सिटी की अगर इम्पोर्टेंस समझेंगे, पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे बेटा, कंजर्व करेंगे, इसको खत्म, स्पीशीज को खत्म होने से बचाएंगे। तो ये कैसे कैसे करना है वो करेंगे। देखिए इस चैप्टर में हमने टॉपिक्स क्या क्या लेने हैं। सबसे पहले एक बहुत छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है बायोडाइवर्सिटी का, इसमें कुछ भी खास नहीं, आप रीड कर लेंगे। फिर हमको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसके एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट 13.1 क्या आ रहा है बेटा, पहला टॉपिक आ रहा है, हम इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। पहले हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम मेन टॉपिक पर क्या पढ़ेंगे बेटा, बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। एक बार चैप्टर का ओवरव्यू लीजिए, फिर इसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आप पढ़ेंगे हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। मतलब आप नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज के बारे में। अर्थ पर नंबर ऑफ स्पीशीज समझेंगे और फिर इंडिया में नंबर ऑफ स्पीशीज समझेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट चीज आ गई आपके सामने, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, इस टॉपिक के अंदर। फिर इसके बारे में बताने के बाद नेक्स्ट एनसीईआरटी ने बताया है आपको, नेक्स्ट एनसीईआरटी ने आपका टॉपिक लिया है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो एग्जिस्ट कर रही है उसके क्या क्या पैटर्न्स हैं। तो नंबर समझा, उसके बाद पैटर्न्स आपने समझे, इसके आपने बायोडाइवर्सिटी के नंबर समझे। अगला टॉपिक आपने लिया 13.1.2 पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी के टॉपिक्स को ब्रीफ कर रही हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। आपने नेक्स्ट पढ़ा पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ेंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अभी हम इकोसिस्टम पढ़ चुके हैं, तो उसकी इम्पॉर्टेंस आपको जाननी है कि इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। देखो मैं आपको क्या कह रही हूँ, जब तक आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे आप इनको बचाने की कोशिश क्यों करेंगे। तो हम इसकी क्या पढ़नी है बेटा, नेक्स्ट क्या पढ़नी है, हमको इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है बायोडाइवर्सिटी की। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि इसमें लॉस कैसे हो रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे स्पीशीज कम हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस किस रीजन से होता है, ये हम पढ़ेंगे इन 4 टॉपिक के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि इनका किस किस रीजन से लॉस हो रहा है। एंड देयरफॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हेडिंग लेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं अभी पीछे वाले टॉपिक में। आपने पीछे जो मेन टॉपिक था उसमें पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, इसलिए आप इसको कंजर्व करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आप पढ़ेंगे व्हाई शुड वी कंजर्व एंड हाउ डू वी कंजर्व, मतलब मेथड्स, क्या क्या तरीका है जिससे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो देखो आपने अभी लॉस पढ़ा था कि कैसे हो रहा है, उसी से आप मेथड बनाएंगे कि आप कैसे बचा सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और बायोडाइवर्सिटी के बाद आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। और आपके चैप्टर का हेडिंग भी यही है, आपके चैप्टर में भी है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन।
तो एक हो गया बायोडाइवर्सिटी और दूसरा हो गया बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के अंदर आपको पढ़ना है क्यों कंजर्व करें और कैसे कंजर्व करें, क्यों कंजर्व करें और कैसे कंजर्व करें। तो क्यों कंजर्व करें, क्योंकि आपने इसकी कुछ ना कुछ अभी इंपॉर्टेंस पढ़ी है। और क्यों कंजर्व करें, क्योंकि आपने अभी इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है। और कैसे कंजर्व करें, तो भाई जैसे जैसे लॉस हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे लॉस हो रहा है अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम बता पाएंगे कि इस तरह से अगर लॉस ना हो तो हम ऐसे ऐसे इसको बचा सकते हैं। तो अब हम एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं, रीड कर लेंगे आप। आते हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब मैं इसमें पूरा पूरा आपके लिए रीड नहीं करूँगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है इसमें, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में बेटे साइंटिस्ट के नाम बहुत ज़्यादा मिले आपको। इस चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट के नाम, आप इस चैप्टर के नाम में जितने भी आपको साइंटिस्ट मिलेंगे उनको इकट्ठा करके एक जगह लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें अभी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है द मोस्ट, चलो पढ़ लेते हैं। In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but at all the levels of biological organization, ranging from macromolecules within cells to biomes. ये कह रहा है कि हमारे बायोस्फीयर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि हेट्रोजेनिटी है। बायो इमेंस डाइवर्सिटी, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, ग्रेट, इमेंस मतलब ग्रेट, ह्यूज, ठीक है, ह्यूज डाइवर्सिटी है हमारे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कह रहा है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उसी को आप क्या कहते हैं, हेट्रोजेनिटी है। सिर्फ स्पीशीज लेवल पर ही नहीं, स्पीशीज लेवल पर तो बहुत तरह की स्पीशीज हैं ही, बल्कि ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, बहुत तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं विद इन द सेल्स, ठीक है। टू बायोम्स, हमारे पास बहुत तरह के बायोम्स हैं, मतलब कि ये कह रहा है कि वी आर आवर बायोस्फीयर is rich in biomes, मतलब different types of habitats, rich in macromolecules का जो डाइवर्सिटी है कहाँ पर, इन सेल्स। एंड आवर बायोस्फीयर इज रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, कि कितने तरह के स्पीशीज पाए जाते हैं। हर तरह की स्पीशीज रिचनेस या डाइवर्सिटी हमारे बायोस्फीयर में देखी जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट। अगला यहाँ पर आपका पहला साइंटिस्ट का नाम आया बेटा, एडवर्ड विल्सन। बायोडाइवर्सिटी टर्म को इन्होंने पॉपुलर बनाया था टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या बोला कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि हर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर जो डाइवर्सिटी है, मतलब इन सब लेवल्स को आप कंबाइन कर दो, इन सब लेवल्स को आप कंबाइन कर दो। क्या क्या कंबाइन कर दो, कंबाइन ऑल डाइवर्सिटी एट ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ जहाँ पर भी ऑर्गेनाइज करने पर अलग अलग आपको डाइवर्सिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको जितनी भी डाइवर्सिटी मिलेगी उसको आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, चाहे अलग अलग तरह के स्पीशीज़ हों, अलग अलग तरह के उनके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स ही क्यों ना हो, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन ही क्यों ना बना रहे हो। ये बात किसने बोली थी बेटा, एडवर्ड विल्सन ने बोली थी। एंड सिंस मैं आपको कह रही हूँ इस चैप्टर में साइंटिस्ट का नाम इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैं एक जगह पर आपके लिए साइंटिस्ट भी लिखते जाती हूँ। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको जो भी साइंटिस्ट का नाम मिलेगा, ठीक है, पहला हमको नाम मिला है एडवर्ड विल्सन, ठीक है। इन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलर बनाया था, ठीक है, पहले साइंटिस्ट का नाम हो गया ये। चलो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते थोड़ी और। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम आर, कि किस किस लेवल पर अगर आपको डाइवर्सिटी मिल रही तो आप बायोडाइवर्सिटी का एस्पेक्ट समझेंगे। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पीशीज़ के अंदर जीन्स अलग अलग होना, स्पीशीज़ अलग अलग होना, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब इकोलॉजी के लेवल पर उसको लेके जाएंगे। 3 डाइवर्सिटी के हमने यहाँ पर वो लिखे, ठीक है, क्या क्या लिखे। फर्स्ट लिखा हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक
डाइवर्सिटी, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डाइवर्सिटी है, इसलिए ये सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। तीसरा लिख रहे हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of the potency and concentration of the active chemical. इसके पास एक active chemical होता है reserpine that the plant produces. India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of mango. अब क्या करें, जैसे देखो इंडिया उठाओ, ठीक है, इंडिया में 50,000 तरह के जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस पाए जाते हैं। इंडिया उठाओ, इंडिया में 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे एक मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहा है जिसमें एक एक्टिव केमिकल होता है रेसरपाइन, उसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। ये कहाँ पर मिल रहा है, हिमालयन रेंजेस में मिल रहा है। उसमें जो है अलग अलग जगह पे जो ये एक्टिव केमिकल है उसका पोटेंसी अलग अलग है, मतलब वो किस लेवल पर हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है वो अलग है और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी अलग है। तो ये बताया जा रहा है सिर्फ एक ही स्पीशी, जैसे मैंगो स्पीशी उठाया, जैसे राइस स्पीशी उठाया, तो एक ही में अलग अलग तरह की आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जेनेटिक लेवल पर ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें उसकी पोटेंसी, उसका जेनेटिक मेकअप सब अलग अलग आपको एक ही स्पीशीज का भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमको 3 एग्जाम्पल मिलती है जेनेटिक डाइवर्सिटी में, ये आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। लिख दूँ आपके लिए क्या, या फिर अलग से लिख देते हैं। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या किया आपने, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर फर्स्ट एग्जांपल ली, इंडिया में मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपने दूसरी एग्जांपल पढ़ी कि इंडिया में मोर देन 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो पाए जाते हैं, थर्ड एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, हिमालयन रेंजेस में, एक मेडिसिनल प्लांट मिलता है, इस प्लांट का नाम दिया हुआ आपको राउवोल्फिया वोमिटोरिया, अंडरलाइन करेंगे, वोमिटोरिया, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, आर कैपिटल लिखेंगे, वी स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। ये जो राउवोल्फिया वोमिटोरिया है ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसमें एक केमिकल पाया जाता है रेसरपाइन, इसकी पोटेंसी प्लस कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है अलग अलग रेंज में, ठीक है। किस किस चीज़ में पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी करता है अलग अलग रेंज में, वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन शोन दिखाई जाती है, ठीक है, वेरी करता है अलग अलग जगहों पर। ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके किसके हो गए, जेनेटिक डाइवर्सिटी के, और इसीलिए ये लाइन लिखी गई है कि अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, ठीक है। अगला स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज, for example the western ghats have a greater amphibian species diversity than the eastern ghats। तो स्पीशीज में भी डाइवर्सिटी देखी जा रही है अलग अलग जगह पे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमने देखा जो एम्फीबिया है वो वेस्टर्न घाट्स पर ज़्यादा हैं
ईस्टर्न घाट्स से। तो फिर से हमको डाइवर्सिटी, अलग अलग नंबर, अलग अलग वो देखने को मिल रहा है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे आइए। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया, एक इकोसिस्टम में हमने इंडिया में मान लो फॉर एग्जांपल हम पढ़ना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इसके डेजर्ट, इसके रेन फॉरेस्ट, इसके मैंग्रोव्स, इसके कोरल रीफ्स, इसके वेटलैंड्स, इसके एस्चुअरीज, इसके एल्पाइन मीडोज, ये सब हमने देखा। हैज़ अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, हैज़ अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। अगर हम नॉर्वे से इंडिया को कंपेयर करेंगे तो नॉर्वे में ये सारे जो इकोसिस्टम हैं वो स्पीशीज डाइवर्सिटी में रिच कम है, जबकि इंडिया में ये सारे जो इकोसिस्टम हैं वो ज़्यादा रिच हैं। तो ये इकोसिस्टम के लेवल पर हमको देखने को मिला, मतलब स्पीशीज का नंबर अलग अलग जगह पर अलग है। अलग अलग इकोसिस्टम में भी हम देख रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट, और जेनेटिक लेवल पर भी हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर डाइवर्सिटी अलग अलग है। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लूज ऑल द वेल्थ इन लेस देन 2 centuries इफ द प्रेजेंट रेट्स ऑफ स्पीशीज लॉसेस कंटिन्यू। हम ध्यान दो, वी कुड लूज ऑल द वेल्थ इन लेस देन 2 centuries if the present rates of species losses continue. Biodiversity and its conservation are now vital environmental issues. ये जो बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन है ये वाइटल इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है, ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ऑफ इंटरनेशनल। सिर्फ इंडिया को दिक्कत नहीं है बेटा, इससे पूरे नेशन को दिक्कत, पूरे के पूरे वर्ल्ड को इससे दिक्कत है। एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए कितने ज़रूरी है, एंड वेलबींग ऑफ दिस प्लानट, ठीक है, इस प्लानट पे वेलबींग के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक बातें लिखी हुई हैं। अब आइए आगे, अगला पहला टॉपिक आप मेनली पढ़ रहे हैं। अब आपने अभी तक पढ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अब आप पढ़ें हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। इसमें भी कुछ डेटा आएगा जो आपको याद करना रहेगा। Since there are published records of all the species discovered and named, we know how many species in all we have recorded so far. But it is not easy to answer the question of how many species there on earth. According to, देखो यहाँ पे आपको फुल मिलेगी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज हैं, प्लांट और एनिमल को मिला के कह रहा है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। देखो हम डेटा किसका दे सकते हैं, जितना हमको अभी तक पता है। अभी तक 1.5 मिलियन से ज़्यादा प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को मिला के बोला जा रहा है कि डिस्कवर कर लिया गया है, पर हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों जो अभी तक डिस्कवर किए ही ना हो। इसलिए पूरे अर्थ पे कितनी स्पीशीज हैं सीधा सीधा ये बता पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। Estimates vary widely and many of them are only educated guesses. For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries, ठीक है। देखो स्पीशीज इन्वेंट्रीज जो होती हैं, जो नई नई स्पीशीज पता की जाती हैं, वो जनरली आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल countries. Considering that an overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on earth. Some extreme estimates range from 20 to 50 मिलियन। कुछ साइंटिस्ट ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि क्योंकि हमने टेम्परेट कंट्रीज में तो इन्वेंट्रीज कर ली हैं पर ट्रॉपिकल कंट्रीज में नहीं की हैं, तो अगर हम करते हैं और उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलते हैं तो शायद टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज 20 to 50 मिलियन चला जाए। बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाई रॉबर्ट मे, लेकिन रॉबर्ट मे ने बोला है, ज़्यादा ये प्रैक्टिकल लग रहा है, प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट 7 मिलियन। तो बस 2 ही पॉइंट आपको इसमें से याद करने हैं कि IUCN ने जितने अभी तक पता कर लिए हैं 2004 तक में, उसके हिसाब से बेटा
प्लांट प्लस एनिमल का टोटल स्पीशीज काउंट है 1.5 मिलियन अराउंड, ठीक है। रॉबर्ट मे ने अनुमान लगाया है कि शायद 7 मिलियन तक होने चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है जो 20 से 30 मिलियन बोला, 20 से 50 मिलियन बोला जा रहा है, वो जब होगा जब भी पता चलेगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। और रॉबर्ट मे का नाम आप कहाँ पर ऐड कर लेंगे? साइंटिस्ट वाले में ऐड कर लेंगे। दूसरा नाम आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, रॉबर्ट मे, ठीक है। इन्होंने बोला है स्पीशीज डाइवर्सिटी विल बी अराउंड 7 मिलियन, ठीक है, 7 मिलियन के अराउंड होगी। यहाँ तक हो गया आपका ये वाला पैराग्राफ। अब नेक्स्ट देखो, कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया है, इसमें भी रीड करना है आपको। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करेंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरीज। मोर देन 70% क्या है? More than 70% of species recorded are animals, while plants including algae, fungus, bryophyte, gymnosperm, angiosperm comprise no more than 22% of the total. Among animals, और animals में आप देखेंगे तो insects हम पढ़ते हैं arthropoda is the largest phylum. Insects are the most species rich taxonomic group. इसमें सबसे ज़्यादा तरह की species पाई जाती हैं, making up more than 70% of the total. और इसीलिए total में भी 70% से ज़्यादा क्या है बेटा? Insects हैं. That means out of every 10 animals on this planet, 7 are insects. Out of every 10 animals on the planet, 7 are insects. क्योंकि 70% क्या है? Insects है. Again, how do we explain this enormous diversification of insects? The number of fungal species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles, mammals. Fish, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल को ऐड कर दोगे तो भी उससे भी ज़्यादा क्या है बेटा? फंगस हैं। डाइवर्सिटी के बारे में फिगर 13.1 में दिखाया गया है। अगर आपको साथ में थोड़ा सा रिकॉल करना हो तो ये इंसेक्ट्स इतना ज़्यादा स्पीशीज रिच क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। किसका बना होता है बेटा? किसका बना होता है? काइटिन का, काइटिनस होता है, जो कि इसके लिए किस चीज़ का काम करता है? इनके लिए आर्मर का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। प्लस इनके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है? क्योंकि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। याद आ रहा है? जॉइंटेड मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से हम इनको क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। इन दोनों की वजह से इनको एडवांटेज मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा नंबर में ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर एनिमल किंगडम में किसका होता है बेटा? सबसे ज़्यादा नंबर होता है इंसेक्ट्स का, ठीक है। तो पूरे अर्थ पर बोल रहा है, देखिए अर्थ पर बोल रहा है पहला लाइन कि 70% क्या है बेटा? एनिमल्स है। इसके अलावा 22% से ज़्यादा नहीं होते हैं। सारे प्लांट्स आ गए, प्लांट्स के सारे ग्रुप्स इसके अंदर आ गए, ठीक है। जैसे ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के बारे में बस एनसीईआरटी ने वर्ड नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा फंगस का पूरा ग्रुप आ गया। बचा हुआ कुछ परसेंट जो है 8% के अराउंड, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया वगैरह भी हैं, वो सब भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट अपन ने निकाल लिया। फिर हमने अगला क्या बोला? एनिमल्स को ले लो। अब एनिमल्स को ले लो, 70% एनिमल्स हैं, पर एनिमल्स में मोर देन 70% क्या है बेटा? इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपॉड्स के अंदर आते हैं, आर्थ्रोपॉड्स के अंदर आते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पे माना कि 70% है, पर जितने भी हैं उसका 70% से ज़्यादा क्या है बेटा? इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लिखा है कि नंबर ऑफ फंगस, ठीक है, इज मोर देन द सम ऑफ फिशेस प्लस एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल प्लस मैमल्स। बर्ड्स को नहीं लिया है इसमें। इतने मिला के भी स्पीशीज जो होते हैं वो फंगस के ज़्यादा होते हैं। ये सारे किसके अंदर आते हैं? कॉर्डेटा के अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं।
तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखो और क्या इंपॉर्टेंट कुछ मिलता है तो मार्क करेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट की बात देखो हमने कहीं नहीं की है बैक्टीरिया की। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। इसलिए यहाँ से आप दो रीजंस निकाल सकते हैं कि क्यों हम प्रोकैरियोट की बात नहीं कर रहे हैं। बिकॉज कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory conditions। यहाँ पर आपको दो reasons मिल जाएंगे, two reasons why prokaryotes और bacteria are not considered, ठीक है, क्यों इन्होंने इसके बारे में बात नहीं की है। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनेटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। ठीक है, डिलिनेटिंग का मतलब था बेटा डिस्क्राइबिंग। ठीक है, डिलिनेटिंग का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग। फिर से पढ़ना लाइन। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करने के लिए बायोकेमिकल बेसिस बनाएं और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया बनाएं तो अकेला प्रोकैरियोट का ही जो डाइवर्सिटी है वो मिलियंस में चला जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में कुछ एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं। ऑल्दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करेंगे आप, है ना। ऑल्दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड में हमारे पास, इंडिया के पास कितना लैंड है? 2.4%। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1%। पर इंडिया के 2.4% लैंड पर भी जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की, उसका 8.1% है। दिस इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। टोटल कितनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं? 12। वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, उसमें से एक क्या है? इंडिया है। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स। मतलब 45,000 का डबल कर दीजिए, यानी कि बात कर रहा है 90,000। यहाँ पर कह रहा है बेटा 90,000 एनिमल्स, 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम, जिसमें से कि बहुत सारे अभी होंगे अलावा इसके जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए होंगे। इफ वी एक्सेप्ट मेज, देखो मेज किसको बोल रहा है? अभी रॉबर्ट मे की बात करी थी ना यहाँ पे, ये देखो रॉबर्ट मे जिन्होंने 7 मिलियन की बात करी थी, उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, if we accept May's global estimates only 22% of the total species have been recorded so far। तो अगर मे ने जो बोला है वो सही है कि टोटल 7 मिलियन स्पीशीज अपने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक जितने मिले हैं 1.5 मिलियन, तो ये कह रहे हैं 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अगर मे की बात सही है तब तो 22% स्पीशीज ही अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं। अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर्स वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज मोर एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। अगर 22% पर हम चल रहे हैं, देखो ये क्या बोल रहा है कि 1.5 मिलियन नाम दे चुके हैं। मे साहब कह रहे हैं कि 7 मिलियन टोटल होना चाहिए, यानी कि अभी हम 22% ही पता लगा पाए हैं। यही चीज़ अगर हम इंडिया पर, ये वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है, यही चीज़ अगर हम इंडिया पर लागू कर दें, इंडिया के प्रपोर्शन पर लागू कर दें, तो अभी तक क्या हुआ है बेटा? 45,000 प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं और 90,000 एनिमल स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं। जितने डिस्कवर्ड हो चुके हैं वो अगर 22% है तो उस हिसाब से तो अभी हम कितना प्लांट स्पीशी प्लस करेंगे? 1 लाख अभी और डिस्कवर होगा, और एनिमल अभी उसके हिसाब से कितना और डिस्कवर होगा? 3 लाख। ठीक है,
तब जाके परसेंटेज 100 पे पहुंचेगा इंडिया का। वुड यू एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री? कंसिडर द इमेंस ट्रेन्ड मैन पावर टैक्सोनॉमिस्ट and the time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. हो सकता है जब तक हम इनको डिस्कवर करें उससे पहले वो extinct हो जाए. Nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stocked there. ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए क्या बात आ रहा है ये। इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में हम ग्लोबल डाइवर्सिटी बता रहे हैं। ग्लोबल सिर्फ इंडिया की नहीं है बेटा, ये पूरे वर्ल्ड की है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को हम दिखा रहे हैं। प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टेक्सा ऑफ प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब देखो फिशेज अगर वर्टिब्रेट्स में आए बेटा तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या क्या ग्रुप आते हैं? वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या सबसे पहले क्या आई थी? फिशेज। फिशेस के बाद आए एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद आए रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद आए बर्ड्स, बर्ड्स के बाद आए एनिमल्स। इतने कैटेगरी हैं। अकेली फिशेस 50% पार्ट ले रही हैं, 50% पार्ट ले रही हैं। और ये चारों मिला के 50% पार्ट ले रहे हैं। अगर हम बात करें बेटा किसकी? इनवर्टिब्रेट्स की बात करें। सबसे ज़्यादा एबंडेंट क्या है वर्टिब्रेट में? फिश का स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसमें आप फिर 50, अब उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फिश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बर्ड्स दिख रही हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स दिख रहे हैं, उसके बाद मैमल्स और एम्फीबिया दिख रहे हैं। मैमल्स और एम्फीबिया लगभग बराबर ही है, और इस तरह से बर्ड्स और रेप्टाइल्स भी लगभग बराबर ही है। ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फिश है, उसके बाद बर्ड्स और रेप्टाइल लगभग बराबर है, उसके बाद मैमल्स और एम्फीबियंस लगभग बराबर हैं। ठीक है, ये हो गया वर्टिब्रेट का। अगला देखिए इनवर्टिब्रेट्स का। इनवर्टिब्रेट में सबसे पहले देखो हमको इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा पोर्शन किसको दे देना है बेटा? सबसे ज़्यादा पोर्शन दे देना है हमको इंसेक्ट को। इंसेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इंसेक्ट किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और इसके अलावा बेटा ये जो क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियंस भी एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, जैसे कि क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सब एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स होते हैं। तो क्रस्टेशियन और इंसेक्टा मिला के क्या होते हैं? आर्थ्रोपॉड होते हैं। और इंसेक्ट क्या है? 70% ऑफ एनिमल्स, 70% ऑफ एनिमल्स में क्या क्या आ गया? इनवर्टिब्रेट प्लस वर्टिब्रेट। ये पूरा और ये पूरा अगर मिला के आप एक बनाते तो सबसे ज़्यादा पार्ट आप किसको देते? इंसेक्ट को, 70%। अगर आर्थ्रोपोडा को देखें तो ये पूरा आर्थ्रोपोडा है और ये वाला पोर्शन भी आर्थ्रोपोडा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मोलस्का। आर्थ्रोपोडा होता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, पूरे एनिमल किंगडम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को मिला के सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपॉड होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट होते हैं। 70% ऑफ एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। उसके बाद आता है मोलस्का, उसके बाद आता है बेटा मोलस्का। मोलस्का देखो इतना पार्ट मोलस्का को दिया गया है। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे ज़्यादा हो गए इंसेक्ट यानी आर्थ्रोपॉड, उसके बाद होते हैं बेटा अलग से ग्रुप में देते हैं हम किसको? मोलस्का को। और फिर आता है बाकी सारा ग्रुप जो इसके अंदर रखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अदर एनिमल ग्रुप्स। इस अदर एनिमल ग्रुप्स के अंदर सब आ गए आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को छोड़ के। जैसे कि क्या क्या आ गया इसके अंदर? पोरीफेरा आ गया, सिलेंटरेटा यानी नाइडेरिया आ गया, इसका छोटा भाई टीनोफोरा आ गया। इसके अंदर सारे हेलमिंथ आ गए, प्लेटी हेलमिंथ फ्लैट वॉर्म, एस्केलमिंथ राउंड वॉर्म, फिर आ गया एनालिडा, आर्थ्रोपोडा तो गया, फिर मोलस्का गया, फिर आया इकाइनोडर्मेटा,
फिर आया हेमीकॉर्डेटा, ये सब इस अदर एनिमल ग्रुप्स के अंदर हैं। और इसी के अंदर बेटा कॉर्डेटा है, और कॉर्डेटा का ही एक ग्रुप है वर्टिब्रेटा, जिसका यहाँ पर डिटेल बनाया गया है। मतलब अगर आप वर्टिब्रेटा को अलग से देखेंगे तो फिश सबसे ज्यादा है, लेकिन ये ग्रुप कहीं ना कहीं इसी ग्रुप में आया हुआ है। इसी के अंदर सारे पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ आते हैं। सारे एनालिडा इसी में हैं, सारे इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा इसी में है, और सारे के सारे कॉर्डेटा भी इतने ही पोर्शन के अंदर है। मतलब सारे वर्टिब्रेटा इसी पोर्शन के अंदर है। फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस सब इसी ग्रुप के अंदर है। बस उसमें से वर्टिब्रेटा को अगर अलग से हम देखेंगे तो फिशेस ज़्यादा होती हैं, 50% होती हैं। समझ में आ रही है आपको इतनी बात? तो वो तो अलग से देखने पर, बाकी इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखो, अब प्लांट्स ग्रुप में यहाँ पे फंगस को भी रख दिया गया है, जबकि एक अलग से किंगडम होता है, पर एक तरह से हम इनको प्लांट मानते हैं। इसके अलावा हम प्लांट के अंदर क्या रखते हैं? एल्गी रखते हैं, ब्रायोफाइट रखते हैं, टेरिडोफाइट रखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स रखते हैं, और एंजियोस्पर्म्स रखते हैं। ठीक है, लाइकेंस का ग्रुप भी प्लांट के अंदर रखा गया है। अगर आप सब कुछ देखेंगे तो अभी बोला गया था फंगस अकेला इज मोर देन, देखो फंगस को अकेले यहाँ पर क्या बताया गया था? फंगस इज मोर देन प्लांट प्लस एल्गी जो प्लांट का ही ग्रुप है, प्लस ब्रायोफाइट जो प्लांट का ही ग्रुप है, प्लस जिम्नोस्पर्म जो प्लांट का ही ग्रुप है, प्लस एंजियोस्पर्म जो प्लांट का ही ग्रुप है। ये सब मिला के भी फंगस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए लगभग इतना परसेंट हमने किसको दे दिया? फंगस को। पर बाकी सब में आप कंपेयर करेंगे तो एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा है। अगर इतने में आप चेक करेंगे तो एंजियोस्पर्म इज मैक्सिमम। यहाँ पर देखो, इतना पोर्शन आपने एंजियोस्पर्म को दिया है, और थोड़ा सा पार्ट आपने मॉसेस, ब्रायोफाइट्स को दिया है, थोड़ा सा पार्ट आपने टेरिडोफाइट को दिया है, थोड़ा सा पार्ट आपने लाइकेन को दिया, और थोड़ा सा पार्ट आपने किसको दिया है? एल्गी को दिया है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर रेशियो देख पा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी प्लांट्स में आप बनाना चाहें इससे तो सबसे ज़्यादा फंगस है, फिर आप बना लिए एंजियोस्पर्म। ये आप किस बेसिस पर इसको ज़्यादा लिख रहे हैं? क्योंकि आपने ये बात पहले ही पढ़ ली है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे एंजियोस्पर्म आएगा, और उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा क्या है? एल्गी का पोर्शन है। उसके बाद आ जाएंगे तीनों लगभग बराबर, ब्रायो, टेरिडो और लाइकेन। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ये ग्रुपिंग बनेगी। तो ये डायग्राम, बस एक ही डायग्राम इस पूरे चैप्टर में दिया गया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत फिर से बेसिक बातें दी हुई है कुछ उसी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी का नंबर पढ़ रहे हैं हम उसमें। इट शुड नॉट बी नोटेड एस्टिमेट्स गिवन फिगर्स प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट की बात नहीं की, बायोलॉजिस्ट नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज। हम प्रोकैरियोट की बात कर चुके हैं, दोबारा लिखा है। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी मेथड नॉट सुटेबल। अच्छा, ये दोबारा से रिपीट हो गया है बेटा, ये वाला पूरा रिपीट हो गया पीछे का, दोबारा से मैंने स्लाइड गलती से ऐड कर दी है, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये भी पढ़ चुके हैं। ऑल्दो इंडिया हैज़ 2.4%। ओके, ये रिपीट हो गया है बेटा, ये वाला स्लाइड आप इसको छोड़ दीजिए, है ना। ये वाले जो दोनों पैराग्राफ हैं, वी हैव कंप्लीटेड दैट यहाँ पर, है ना। ये प्रोकैरियोट का ये रहा, उसके बाद इंडिया वाला ये रहा, तो ये वाला स्लाइड गलती से आ गया, आप इग्नोर करिए इसको। तो यहाँ तक हमने किया बेटा। तो ये अभी हम पहला टॉपिक कवर किया हमने, देखो अभी हमने ये वाला टॉपिक कवर किया। बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, अब ये पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है? पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। यहाँ तक करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक ये रिपीट हो गया, इग्नोर करिए। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आएगा, जो मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में पैटर्न से पढ़ाऊंगी। एनसीईआरटी हर एक लाइन अच्छे से रीड कर लीजिए, जितना बताया सिर्फ उसको अंडरलाइन करके अच्छे से याद करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।